हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोरासन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी की एक नई सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पॉलिटी के और भी कई वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। हमने वहाँ पे चीज़ों को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखा है। हमने यहाँ पे जो भी पढ़ाया है उनको अध्याय वाइज तरीके से पढ़ाया है, अर्थात जिस टॉपिक को उठाया है उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को एक जगह पर रखने का प्रयास किया है, ताकि आपको प्रश्नों को अलग अलग करके ढूंढना न पड़े। आप जिन अध्याय को उठाइए उससे संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ पढ़ लें। ठीक फ्रेंड। और यहाँ पे हमने पूरा प्रयास किया है कि केवल उन्हीं सिलेक्टिव प्रश्नों को रखा जाए जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आइए अपने समय को व्यर्थ न करते हुए हम आगे वीडियो में देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक फ्रेंड। तो हमारे सामने चार ऑप्शन हैं, 7, 6, 11, 12। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। यदि पूछ लेता कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता? तो हमारा सही आंसर हो जाता 7। ठीक फ्रेंड। मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु बाद में एक कम कर दिया गया, तो कुल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक फ्रेंड। तो 7वां मौलिक अधिकार क्या था? 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। क्या फ्रेंड? संपत्ति का मौलिक अधिकार था। तो फ्रेंड, कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको कब समाप्त किया गया। ठीक है फ्रेंड। तो इसको 44वें संविधान संशोधन, ठीक फ्रेंड, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में, क्या फ्रेंड, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्या किया गया फ्रेंड? मतलब इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड। और कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हमने कुल कितने प्रश्नों को देखा? 3 प्रश्नों को। क्या वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। और 7वां मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और यह संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा संविधान संशोधन किया गया। ठीक है फ्रेंड। और इसको समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ठीक फ्रेंड। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ठीक फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है फ्रेंड। और इसमें कितने से कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें फ्रेंड 12 से, क्या फ्रेंड, 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। ठीक फ्रेंड। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आता है। ठीक है फ्रेंड। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? ठीक है फ्रेंड। विधिक अधिकार बना दिया गया। फ्रेंड, कभी कभी यहाँ पे बोलता है विधिक अधिकार बना दिया गया और कभी कभी बोलता है कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बारे में हमने पहले प्रश्न में भी डिस्कस कर लिया था। तो ठीक है, आइए देखते हैं हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या फ्रेंड? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड। जिसके फलस्वरूप जो हमारे मौलिक अधिकार थे 7 से घट करके 6 हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार
किसके पास है। ठीक फ्रेंड, यदि मौलिक अधिकार में किसी प्रकार की कमियां देखी जाती हैं तो उनको कम करने या बढ़ाने का कार्य किसका है। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या फ्रेंड? संसद। मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है। संसद में राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत पारित किया जाएगा और उसके आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक फ्रेंड, यहाँ पे क्या है? अस्पृश्यता। ठीक फ्रेंड, अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत। ठीक फ्रेंड, कभी आपसे पूछ सकता है कि छुआछूत के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, या पूछ लेगा अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: 14, 16, 17, 15। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेंड? सी। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख या छुआछूत के अंत का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 17 में है। ठीक फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: 18, 19(1), 20, 22। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक फ्रेंड, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक फ्रेंड, तो दोनों एक ही है, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड, तो क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 19(1) में। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है: 125, 124, 31, 32। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या फ्रेंड? डी, यानी अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के फ्रेंड? 5 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड, और यह पांचों कौन कौन से हैं? तो हमारा एक हो जाएगा फ्रेंड बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या फ्रेंड? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है फ्रेंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके फ्रेंड, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है फ्रेंड? यहाँ पे कि यदि किसी व्यक्ति को किसी केस में आप पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड, यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है किसी केस में तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। ठीक फ्रेंड, तो हमारा पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। कुल 5 प्रकार के रीट हैं, उसमें से पहला हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड? दूसरा हमारा हो जाएगा परमादेश। क्या फ्रेंड? परमादेश। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है फ्रेंड? यदि मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अपने कार्यों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक फ्रेंड, वो अपने कार्यों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रहा है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि यह उसके खिलाफ रीट जारी करे। ठीक फ्रेंड, क्या करे? रीट जारी करे और उस सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य करे। ये आपका यह कार्य है, आपका यह दायित्व है, आपको यह कार्य करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यह 2 हो गए। आइए और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड हमारा अगला क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। हमारा तीसरा है प्रतिषेध। क्या फ्रेंड? प्रतिषेध। ठीक है फ्रेंड, प्रतिषेध। ओके फ्रेंड,
प्रतिषेध। तो प्रतिषेध के अंतर्गत क्या है फ्रेंड, इसमें क्या है कि ऊपरी न्यायालय जो होता है निचली न्यायालय को रिट जारी करता है कि यह कार्य आपके अंतर्गत नहीं आता है। क्या फ्रेंड, यह कार्य आपके अंतर्गत नहीं आता है, यह कार्य आप मेरे लिए भेज दीजिए। जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा, और हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजेगा। यदि उसे लगता है कि कोई जो निचली अदालत कार्य कर रहा है, किसी बात पे सुनवाई कर रहा है, वो उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो वह उसे अपने पास मांगने के लिए रिट जारी कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो यह प्रतिषेध हो गया। और जो हमारा चौथा रिट है, ये चौथी रिट क्या है फ्रेंड, चौथी रिट जो है वह है उत्प्रेषण। क्या फ्रेंड, उत्प्रेषण। ठीक है फ्रेंड, उत्प्रेषण। ठीक है फ्रेंड, उत्प्रेषण हो जाएगा। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड कि इसमें मान लीजिए कि जो कोई निचली अदालत है उसमें कोई केस काफ़ी लंबे समय तक के लिए चल रहा है और वो अटका हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ऊपरी न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हो गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो उसको यह अधिकार है कि वह रिट जारी करके उस केस को अपने पास बुला सकता है। ठीक है फ्रेंड, और हमारा पांचवा क्या है, हमारा पांचवा है अधिकार परीक्षालेख। क्या फ्रेंड, पांचवा है अधिकार परीक्षालेख। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड कि मान लीजिए कोई अधिकारी है, वह असंवैधानिक तरीके से किसी पदवी को ग्रहण कर लेता है। ठीक फ्रेंड, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अनुमति है कि वह किसी एक रिट जारी करके उससे यह प्रश्न पूछे कि आपने किस अधिकार से इस पदवी को ग्रहण किया है, आप इसके लिए जवाब दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास इस प्रकार से 5 रिट हो गए। कौन कौन से पांचों रिट थे, ये पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था परमादेश, तीसरा था प्रतिषेध, चौथा था उत्प्रेषण, पांचवा था अधिकार परीक्षालेख। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमने कई चीज़ों को देख लिया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। कितने प्रकार के रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक फ्रेंड, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, वो भी पाँचों हमने देख लिया। ठीक फ्रेंड, इस प्रकार से जिस प्रश्नों को हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो इससे क्या होगा, चीज़ों को हमें रटना नहीं पड़ेगा, और जब बार बार उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाएंगी और लंबे समय तक के लिए रहेंगी। हमें भूलने वाली जो समस्या होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, भाग 5, भाग 3, भाग 4, भाग 9। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, और अभी हमने ऊपर देखा था कि भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक फ्रेंड, तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछ ले कि मौलिक अधिकार को और क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में, या मैग्ना कार्टा किस भाग में है, तो मैग्ना कार्टा भाग 3 में है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है फ्रेंड, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, यहाँ पे बोल दिया मूल संविधान, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, 6, 11, 12, 7। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने फ्रेंड, 7। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, और अब कितने बचे हैं, तो कुल 6 बचे हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, लोक नियोजन में समान अवसर का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक फ्रेंड, लोक नियोजन में समान अवसर अर्थात फ्रेंड सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर, यहाँ लिखा है लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 16, 18, 14, 15। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 16 में। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक फ्रेंड, या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 20, 21 ए, 23, 24। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 ए के तहत। ठीक फ्रेंड, 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक फ्रेंड, यह प्रारंभ में हमारे संविधान में नहीं था। ठीक है फ्रेंड, प्रारंभ में हमारे संविधान में नहीं था, बाद में यह जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? बाद में फ्रेंड 86वें संविधान संशोधन। ठीक फ्रेंड, कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था फ्रेंड। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रहेगी। ठीक है फ्रेंड, और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया। ठीक फ्रेंड, यहाँ से हमने कई चीज़ें देखा कि 21 ए में जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर मनाही का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अर्थात 14 से कम उम्र के बच्चे काम न करें, ऐसा सरकारी आदेश या ऐसा संवैधानिक आदेश किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 23, 24, 21, 25। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? बी, 24वें नंबर अनुच्छेद के तहत। यहाँ से हम आसानी से याद कर सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो 24, 14, 24, 14, 24। ठीक फ्रेंड, इस प्रकार से हम रिलेट कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या फ्रेंड? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक अर्थात जिनकी संख्या कम मात्रा में हो, जैसे कि फ्रेंड हम भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, अर्थात हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, इन लोग की संख्या कम है, तो ये अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक। तो ऐसे लोगों को अपनी संस्कृति और शिक्षा का विकास करने के लिए अधिकार है कि यह अपने लिए चाहें तो अलग से विद्यालय खोल सकते हैं और उस विद्यालय में अपने संस्कृति से संबंधित शिक्षण को दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अर्थात जो उनकी संस्कृति है उसके लिए अलग से विद्यालय खोल सकते हैं और उसमें संस्कृति से संबंधित अपने विषयों को चला के अपने जो उनके धर्म के लोग हैं उनको समझा सकते हैं, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 31, प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, 19 ए। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है बी.आर. अम्बेडकर, अर्थात अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो हमारा आंसर हो गया अनुच्छेद 32। लेकिन यदि यहाँ पे अम्बेडकर जी का नाम नहीं लिया होता, ठीक फ्रेंड, यदि यहाँ पे अम्बेडकर जी का नाम नहीं लिया होता, केवल कहा होता कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता? हमारा सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, क्या? प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। या कुंजी किसे कहते हैं भारतीय संविधान की? तो भी प्रस्तावना को। मगर जब नाम ले ले बी.आर. अम्बेडकर जी कह दे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी अनुच्छेद 32। ठीक है फ्रेंड, कन्फ्यूज नहीं होंगे दोनों में, दोनों को रिलेट कर लेंगे दूसरे से। आइए और आगे देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, न्यायालय कुल कितने प्रकार के ऋण जारी करता है? ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 6, 5, 7, 2। ठीक फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 5 प्रकार के। अभी फ्रेंड हमने ऊपर देखा भी था कि वो पाँचों ऋण कौन कौन से हैं। ठीक फ्रेंड, तो वहाँ से हम चीज़ों को समझ लिए होंगे। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? ठीक फ्रेंड, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं? फ्रेंड ऐसे अनुच्छेद क्या है, यहाँ पे हम समझ लेंगे मौलिक अधिकार। ठीक फ्रेंड, ऐसे हमारे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किए जा सकते? ठीक है, यहाँ पे हम मौलिक अधिकार समझ लेंगे। ठीक फ्रेंड, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किए जा सकते? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 19(1), 22(23), 20(21), 19(20). ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेंड? सी, 20(21). हमारे 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 व 21 के तहत 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड, तो हम देख लें कि यहाँ पे 20 व 21 के तहत हमारे कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 20 के तहत क्या है फ्रेंड? अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार। यदि आपने कोई अपराध किया है तो आपको उसके लिए दोष सिद्धि का अधिकार है, अर्थात आप किसी प्रकार से उसमें करके आप बच सकते हैं। अर्थात यदि आप चाहें तो वकील अपने लिए हायर कर सकते हैं, यानी आपको पूरा प्रयास है, कर सकते हैं आप बचने के लिए उसमें। ठीक, आपका यह मौलिक अधिकार है। ठीक फ्रेंड, और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आपको जीवन जीने का अधिकार होगा। ठीक फ्रेंड, तो ये दोनों अधिकार आपसे छीने नहीं जाएंगे किसी भी हाल में, क्यों न देश में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। यदि आपातकाल लगा है फिर भी ये दोनों आपसे नहीं छीने जा सकते। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई अधिकारी असंवैधानिक तरीके से किसी पद को ग्रहण कर लेता है तो ऋण जारी करना क्या कहलाता है? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा ले। ठीक फ्रेंड, हमने इन चीज़ों को ऊपर ही डिस्कस कर लिया था किस में क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा ले। ठीक है फ्रेंड, यदि कोई अधिकारी असंवैधानिक तरीके से किसी पदवी को धारण कर लेता है तो न्यायालय ऋण जारी करता है और उस अधिकारी से जवाब मांगता है कि आपने किस तरीके से या किस अधिकार से इस पदवी को धारण किया है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपाधियों के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 18, 17, 14, 16। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 18 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश का चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? ठीक है फ्रेंड, देश का चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, देश का चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? प्रेस को। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है फ्रेंड, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 19, 21, 18, 23। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 21। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, अर्थात जीवन जीने का अधिकार किसके तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक फ्रेंड, आइए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है? ठीक फ्रेंड,
तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, संसद, राज्यसभा। ठीक फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड है मौलिक अधिकारों का रक्षक, अर्थात यदि किसी प्रकार से हमारे अधिकारों का भक्षण हो रहा है, अर्थात जो हमारे मौलिक अधिकार है उनसे हमें वंचित किया जा रहा है, तो इस मौलिक अधिकार को हमें दिलाने में हमारा मदद कौन करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो वही यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक फ्रेंड, मान लीजिए किसी संस्था द्वारा हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। ठीक फ्रेंड, तो हम न्यायालय में इसके प्रति अपील कर सकते हैं, तो न्यायालय उस संस्था के प्रति रिट जारी करेगा कि आप इनके मौलिक अधिकारों का भक्षण नहीं कर सकते, इनका यह मौलिक अधिकार है, इनको यह कार्य मिलना चाहिए या इनका यह दायित्व है, इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, रूस। फ्रेंड, हमने पहले के वीडियो में सभी जितने भी चीज़ें हमारे संविधान में विदेशों से लिए गए हैं उनके बारे में हमने पहले एक वीडियो बना रखा है। ठीक फ्रेंड, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, यहाँ पे केवल मौलिक अधिकार को दिया गया है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, बाकी मौलिक कर्तव्य कहाँ से है और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें हमने दिया है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, उस वीडियो में सभी चीज़ों को एक जगह पे कर दिया है हमने, ताकि आप एक वीडियो में सभी चीज़ों को जान सकें। ठीक फ्रेंड, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना क्या कहलाता है। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक फ्रेंड, 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराधी को न्यायालय में पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 23, 25, 18, 29। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। ठीक फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाद में यह माना गया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं। ठीक फ्रेंड, क्या मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, केशवानंद भारती केरलवाद 1973, बेरूबारी संघवाद 1960, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केरलवाद 1973 में यह माना गया कि हमारा जो मौलिक अधिकार है यह नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ है। ठीक फ्रेंड, परंतु बाद में जाकर के इसको यह मान लिया गया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संतुलन की स्थिति में अर्थात समान है। यह मिनर्वा मिल्सवाद 1980 के तहत माना गया था। ठीक फ्रेंड, परंतु यहाँ पर है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी के तहत है। ठीक फ्रेंड, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। ठीक फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या फ्रेंड, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी दी गई और इसको 21A के तहत जोड़ दिया गया। ठीक फ्रेंड,
अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक फ्रेंड, आज हमने कुल 26 प्रश्नों का अध्ययन किया है। न केवल 26 प्रश्नों का अध्ययन किया, बल्कि उससे जुड़े जितने भी और प्रश्न थे उनको भी हमने देखा, और केवल देखा नहीं बल्कि समझा और एक दूसरे से रिलेट करके देखा, ताकि हमें चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक के लिए याद रहें और रटना न पड़े और हम इन्हें भूले भी नहीं। ठीक फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।